आखिरी वार हो, विध्वंसक प्रहार हो, परिणाम तेरे वश में है, बस तुझे स्वीकार हो। और इस बार युद्ध में इस पार या उस पार हो। शुरुआत करते हैं। वेलकम टू उड़ान 1.0 इंग्लिश फाउंडेशन बैच फॉर एसबीआई आईबीपीएस एग्जाम 2023। जबरदस्त तरीके से इस पर्टिकुलर बैच की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए और फटाफट से 1 मिनट। रुक जाओ। हाँ, सही में यस, शुरुआत करते हैं बिल्कुल आज के सेशन की। वेलकम टू उड़ान 2023 इंग्लिश फाउंडेशन बैच फॉर एसबीआई आईबीपीएस एंड आरबीआई एग्जामिनेशन। दोस्तों इस बार बिल्कुल एकदम जैसा मैंने कहा, इस युद्ध को आखिरी युद्ध मानकर ही चलना है। जबरदस्त विध्वंसक प्रहार करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, अपने प्रिपरेशन पे ऊपर, ताकि 2023 का जो युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं वो आपके कंपेरेटिव जीवन का, कंपेरेटिव लाइफ का आखिरी युद्ध हो। बिल्कुल एकदम आप शायद सोच रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, क्योंकि हम भी इच्छुक नहीं है कि आपको बार बार इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हर बार आपको मुलाकात करें, यूट्यूब पे आपसे मुलाकात करें, यहां पे मुलाकात करें कि सर अभी भी हम जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम इस बात के कंपैरिजन में कि सर अभी भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे, बहुत ज्यादा हम लोगों को खुशी मिलेगी अगर हम लोग ये सुनेंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है ना। सर हमारा सिलेक्शन जो है वो हो गया है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की, उड़ान 2023 इंग्लिश के फाउंडेशन बैच के साथ, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो शुरुआत करूं, जैसा मैंने आप सब लोगों से यहाँ पे कहा था कि अब जो है वो जो शुरुआत होगी, है ना, जबरदस्त। इस बार की उड़ान की क्लास एकदम अलग ही होगी। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान आपको किया हुआ है। आप एक बार स्टडी प्लान जाकर के थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टडी प्लान आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। इससे पहले कि मैं 2023 के लिए इस युद्ध की प्रारंभ करूं, इस युद्ध को शुरुआत करते हैं, एक नई बिगिनिंग, एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। कल भरे ही निराशा के साथ सोए थे, लेकिन आज से फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, है ना, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आवाज आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार मुझे फटाफट से बताएं। ऑल ओके? ऑल ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीजों को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। व्हाट एम आई सपोज टू गेट फ्रॉम दिस बैच? कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जो कि मुझे लगता है कि बैच के स्टार्ट में काफी जरूरी है ना। व्हाट एम आई सपोज टू गेट फ्रॉम दिस बैच? इस बैच से मुझे क्या मिलने वाला है? क्यों मैंने इस बैच को ज्वाइन किया? आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो फिर से जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया हुआ। बहुत सारे लोगों के पास महापायक है। हो सकता है कि ये वाला जो अभी का जो सेशन वो आपके यूट्यूब पे चल रहा हो, ठीक है। आप फर्स्ट पेड क्लास का एक्सपीरियंस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इससे पहले की चीजें ऐसी शुरुआत हो जाए, मैं आपके सामने एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस विश्वास के साथ आपने इस बैच को ज्वाइन किया हुआ है, उस विश्वास के साथ आपको मिलेगा क्या यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज, हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इंग्लिश को कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको यहां मिलने जा रहा है कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको यहां मिलने जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। ये है आपकी बेसिक के लिए, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ये है आपके बेसिक के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस लेवल को
पार करेंगे, प्रीलिम्स लेवल को पार करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहां पे पार करेंगे मेंस लेवल को। चीजें समझ में आ रही हैं? मतलब कि एक टॉपिक जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल हम लोग, मेरा जो इंग्लिश का सबसे ज्यादा जो आपको टारगेट रहेगा वो आपको रहेगा हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको बताना, क्योंकि अगर इंग्लिश है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, आप सिर्फ केवल एक चीज में बांध नहीं सकते कि हाँ इन टॉपिक्स में इसको बांध नहीं सकते। हालांकि इसका भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल कन्फाइंड है, इसके भी सिलेबस, आप किसी से पूछेगा इंग्लिश का सिलेबस बताओ तो बिल्कुल कन्फाइंड है, लेकिन इंग्लिश को आप लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज ये लैंग्वेज है तो आप इसको सिलेबस में बांध नहीं सकते। मैथ्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, जीए का उसका तो सिलेबस ही नहीं है, उसका तो सिलेबस ही नहीं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, इंग्लिश का भी सिलेबस है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग को आप बांध जरूर सकते हैं। कहा सर इतने सिलेबस में है, ये इंग्लिश का भी सिलेबस है, लेकिन आप इसे बांध नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। अग्रीड? ठीक है, अग्रेड, इतना आप समझ रहे हैं, इसको आप बांध नहीं सकते क्योंकि लैंग्वेज है। अगर आप सेम रूल पढ़ेंगे, देखो सपोज मान लेते हैं, सपोज का आपने रूल पढ़ा, सपोज के बाद ये लिखा जाता है, लेकिन जब जब लैंग्वेज, भाषा बदलेगी, आपको सपोज के साथ जो रूल्स वगैरह है ना वो सेम रहेंगे, लेकिन जब जब भाषा बदलेगी तो उस बदले हुए भाषा के प्रश्न को, बदले हुए भाषा की जो क्वेश्चन है उसको आपको बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक वर्ड नहीं है सपोज, बस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सपोज के बाद कौन सा रूल फॉलो होता है। क्या ऐसा आता है एग्जाम में? एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में आपको सपोज्ड वर्ड से दिए जाएंगे चार चार, पांच पांच, हजारों हजारों क्वेश्चंस। ठीक है, किसी एक सेंटेंस में, किसी एक एग्जाम में अगर सपोज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है किसी अलग तरीके से, तो हो सकता है कि मेंस में सपोज वर्ड का इस्तेमाल करके 4 लाइन वाला एक सेंटेंस लिखा गया है, तो तब आप क्या करेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आप याद रखिएगा, भाषा है ये, आप केवल रूल से भाषा को नहीं बांध सकते, ध्यान रखिएगा। अगर केवल ग्रामर से ही भाषा को बांधा जा सकता था तो ग्रामर के सैकड़ों किताबें हैं, इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं होता। अगर आप अग्री करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर अग्री करते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपके जो चैट बॉक्स है उसका जो है वो चैट यहां पे एनेबल करता हूं, आप मान के चलिए, क्योंकि ये क्या आप मिलने वाला है इस बैच में, ये आपको अभी से डे वन से आपको क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चंस रहेगा, तो एक टॉपिक खत्म, उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स लेवल पे आएंगे, फिर हम लोग मेंस लेवल पे आएंगे। एक ही टॉपिक का, एक ही क्वेश्चन का किस किस तरीके से चीजें पढ़ सकती हैं, मैं एक ही टॉपिक में आपको पूरा का पूरा ये आपको पढ़ाता रहूंगा। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है एक फुल फ्लेजेड इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास मिलने वाली है, ना कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपको मिलने वाली है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गेटिंग माय पॉइंट? साथ साथ मैं ये भी आपको बताता रहूंगा कि किस एग्जाम में इस रूल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस एग्जाम में इस रूल से क्वेश्चन जनरली जो है वो आता नहीं है, कौन सा रूल से क्या है क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। स्टडी प्लान में मैंने आप लोगों के लिए कुछ नए चैप्टर्स भी ऐड किए हुए हैं जो लास्ट उड़ान में नहीं थे। जैसे उन चैप्टर्स का नाम है आपका मोडाल्स, हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद कंडीशनल चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जेरन एंड इन्फिनिटिव का बिल्कुल पूरा एक अलग सा चैप्टर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। तो इन चैप्टर से, जिनसे कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि व्हाट एम आई सपोज टू गेट। ठीक है, ये वाला आपका क्लियर हो गया, डन दोस्तों, क्लियर? एक बार बताओ सारे लोग यस सर। संध्या, बिल्कुल संध्या का समय है, शंख जो है वो बज रहा है ना? तो ये वाला क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना है, देखो इंट्रोडक्शन क्लास है तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं भाई, ठीक है। दूसरी जो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है वो ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि एक क्वेश्चन जो जनरली सबके मन में काफी ज्यादा जो है वो घूमता रहता है, बहुत ज्यादा घूमता रहता है काफी। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हाट शुड बी माई अप्रोच। ये जो मैं लिख रहा हूं ना आई और ये माई, ये मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। व्हाट शुड बी माई अप्रोच, इस बैच को पढ़ते वक्त मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना, किस तरीके से आप पढ़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज अटेंडेंस, दैट इज अटेंडेंस। प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, कि अगर एक बैच में कहीं पे, अब मैं आपको एक खासियत बताऊं, कोई भी जबरदस्त बैच हो, कोई भी जबरदस्त बैच, अगर बहुत बढ़िया भी बैच है ना, अगर 5,000 बच्चे किसी जगह पे बैच में लाइव पढ़ रहे ना, तो जब वो बैच खत्म होने आता है तो उसमें सिर्फ 500 बच्चे रह जाते हैं, और यही सच्चाई है।
आप लोग कहते हो ना कि सर कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई नहीं, आप देख सकते हो कंपटीशन हाई है। आप इसको बोलो कि कंपटीशन हाई है। जब जिस दिन बैच की शुरुआत हुई थी, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, पूरा एकदम एकदम एनर्जी के साथ, फ्रेश, एकदम रिजुविनेट होकर के 5,000 बच्चों ने उस बैच में ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया पूरा जबरदस्त तरीके से। धीरे 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 कंपटीशन घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, और सिर्फ एक बैच की मैं बात कर रहा हूं, कंपटीशन घट करके देखो कितना आ गया। लास्ट डे केवल 500 बच्चे ही आपके रह जाते हैं। ये आप भी खुद मुझे मानोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, है ना? ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है भाई 500 बच्चे। तो आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है? व्हाट शुड बी योर अप्रोच? यू हैव टू परसिस्ट इन देयर। आपको बस वहां पड़े रहना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस बैच में एडमिशन लिया हुआ है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि डे 1 से लेकर के आपका अटेंडेंस डे लास्ट तक आपका वही होना चाहिए। ठीक है? आप केवल किसी बैच में बने रहेंगे ना पूरी तरीके से, तो आपका कम से कम 80% कंपटीशन तो वहीं आपका खत्म हो जाएगा। आप देखिए, आप मान लेते कि इन 500 बच्चों में आप हैं, ठीक है? तो आपका तो 80% कंपटीशन ही, पता नहीं मुझे मैथ्स में मैं वीक हूं, लेकिन कितना ज्यादा कंपटीशन आपका कम हो गया? 5,000 से सीधा 500, 4,500 बच्चे आपसे पीछे हो गए। यहां पे सिर्फ एक बैच की मैं बात कर रहा हूं, एक बैच की बात कर रहा हूं। दुनिया में सैकड़ों बैचेस हैं, दुनिया में सैकड़ों जो है वो अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं। सोचो आपको कंपटीशन कितना कम हो जाएगा। तो ये मेरे मूल मंत्र याद रखिएगा कि कहीं भी किसी भी बैच में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज उस बैच में अंत तक बने रहिए। सिर्फ बने रहने से ही आपका 80% कंपटीशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, ये एक चीज आपको मुझसे वादा करना है। ठीक है? दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो अटेंडेंस हो गई, मार्क। दूसरा इंपॉर्टेंस आपका क्या हो गया? सीरियसनेस। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आखिरी वार हो और इस बार प्रचंड प्रहार हो, भयंकर प्रहार हो, और इस बार के युद्ध में या तो इस पार हो या उस पार हो, है ना? सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, सर सर वो कल की क्लास थोड़ी मिस हो गई, है ना, क्योंकि आप लोगों ने पैसे दे करके जो है वो ज्वाइन किया इस बैच को, तो सर थोड़ी सी क्लास मिस हो गई, तो सर थोड़ा सा अगर आप रिपीट करते, सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। क्लास शुरू हो रही है, लेट से हम आए, ठीक है, हम लेट से ज्वाइन किए, और सर ने वो टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया, सर थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। सर ये बहुत इजी है आपके लिए बोलना, सर थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, लेकिन ये आपके जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, ये आपकी सीरियसनेस को झलकाता है ना? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी, और मैं इस मामले में बहुत जल्लाद हूं, मैं सुना देता हूं, मैं बहुत जल्लाद हूं इस मामले में, मैं सुना देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हूं, निर्दयी हूं इस मामले में, और आपको भी निर्दयी बनना पड़ेगा। सीरियसनेस, अगर आपको पता है कि शाम को 5 PM टू 6 PM अगर आज ये क्लास होने वाली है, तो यही क्लास होने वाली है, दुनिया के सारे काम इस 5 से 6 बजे के बीच में रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। अगर आप वही बोलोगे सर थोड़ा सा वो घर में काम था वो नहीं होगा, तो जिंदगी भर वही काम करते रह जाओगे। अगर आप अपने घर वालों को अपने काम की सीरियसनेस नहीं दिखा पाए, तो मुझे क्या दिखाएंगे? और अपने बैंक में जब जिनको जब नौकरी करोगे तो उन्हें क्या दिखा पाओगे, जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे काम को सीरियस नहीं ले रहे? सोचो इस बात को जो मैंने कहा है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन आप सब लोगों से, इससे पहले कि एक बैच शुरुआत हो, ये एक्सपेक्टेशन मुझे चाहिए। ठीक है, ये प्रॉमिस चाहिए आप सब लोगों से कि आपकी सीरियसनेस झलकनी चाहिए। कोई मुझे जो है वो ये नहीं कहेगा सर इस वजह से लेट हो गया, इस वजह से हो गया, सर रिपीट कर दीजिए। सर बहुत ईजी है, सर रिपीट कर दीजिए। मैं खुद जानता हूं कि रिपीट करना होता है, आप जानते हैं कि मैं कितनी बार रिपीट करता हूं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं ना यूट्यूब पे इधर उधर, तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप लोग ही मुझे उल्टा बोलने लगते हो कि सर ठीक है सर, एक क्वेश्चन में आप इतना डीप चले जाते हैं कि समय नहीं हो पाता आपसे पढ़ने के लिए। शायद यही आपकी अच्छाई गुण भी है, और इसी वजह से जो है वो आपसे जो है वो काफी स्टूडेंट्स प्यार भी करते हैं, है ना? तो थोड़ा है भाई, मुझे पता है कि मुझे किसको जो है वो ज्यादा डील करना नहीं करना है। ठीक, आप अपनी सीरियसनेस जरूर झलकाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, सर हाउ मच स्टडी? सर हाउ मच स्टडी आता है ना क्वेश्चन? सर कितना पढ़े सर, ये बता दीजिए सर कितना पढ़े? मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है ना, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है सर, हिंदी मीडियम का हूँ, ठीक है, या रीजनल मीडियम का हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छे से पता है हिंदी मीडियम और रीजनल मीडियम में क्या चीजें होती है। रीजनल मीडियम जहां पे क्लास 5 से इंग्लिश आपकी शुरुआत होती है, वहां अचानक से क्लास 10 में आपको इतने बड़े बड़े लेटर्स, एप्लीकेशंस, एसेस दे दिए जाते हैं, इतना भारी भरकम सिलेबस दे दिया जाता है, और वहीं बैठ करके आप उन दूसरे बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। सोचिए वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। लेकिन फिर भी जब उतने विषम, उतने एडवर्स सिचुएशन में आप वहां से अपना एक बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट निकाल करके लेके चले आए, तो ये तो यार कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, बस अटेंडेंस और वो सीरियसनेस,
वो दोनों रहनी चाहिए आपके पास। हाउ मच स्टडी, यार देखो एक चीज तो है, जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस चीज में आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अगर एवरेज टाइम करता रहूं, ठीक है, जितना तो कुछ ही कम घंटा, और बाकी सारे कामों को मैं प्रायोरिटी दूं और इसको बस थोड़ा सा मैं पढ़ लूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी टू से आपका वो नहीं हो पाएगा। आपने सिर्फ अपना पैसा बर्बाद किया है, ठीक है, सिर्फ अपना पैसा बर्बाद किया। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, टॉपिक्स भी अभी हम लोग कवर करेंगे आज के सेशन में। हो सकता है थोड़ा सा लंबा खींच गया आज का सेशन, लेकिन बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि इस बार की उड़ान बिल्कुल अलग होगी। इस बार का युद्ध या तो आर पार है, या तो बिल्कुल इस पार है, या तो उस पार है, और एकदम होगा ही। 2024 में मैं आप लोगों में से किसी भी एक चेहरे को देखना नहीं चाहता हूं, ये मैं विश है मेरा, मतलब क्या बोल सकते हो, दृढ़ विश्वास भी है कि शायद कोई भी नहीं दिखेंगे, है ना। सबकी नौकरी जरूर लगेगी। हाउ मच स्टडी, 24 घंटे का वक्त आप सब लोगों के पास है, 24 घंटे का वक्त। अब याद रखिएगा, इसमें इस 24 घंटे में मैक्सिमम आप लोगों को, जो आप याद रखिएगा जिनका जो सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम 24 घंटे में मैक्सिमम आपको समय देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट आपका कभी भी सही नहीं हो पाएगा। अगर इंग्लिश वीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे फाउंडेशन प्रो बैच लिए हुए हैं, है ना, तो जायद याद रखिएगा फाउंडेशन प्रो में चारों सब्जेक्ट है। अगर जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, चाहे मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जो भी आपका है, अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन 24 घंटों में सबसे ज्यादा समय नहीं दिया, तो फिर वो सब्जेक्ट आपका कभी भी नहीं सुधरेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप यहां जो स्टडी करते हो ना मेरे साथ 5 से 6, है ना, कि सर आपको 3 घंटा तो यही पढ़ लिया, 2:30 बजे जीए पढ़ लिया, 4 बजे से रीजनिंग पढ़ लिया, 5 बजे हम लोगों ने रीजनिंग इंग्लिश पढ़ लिया। सर 3 घंटा हम स्टडी किए, सुबह उठते ही सर शुरू हो जाता है, 8 बजे आपका एडिटोरियल देखने लगते हैं, फिर उसके बाद जो है वो 9 बजे से फिर मैथ्स रीजनिंग, सर पूरा का पूरा यही पढ़े रहते हो। यूट्यूब से इनकम तुमको कुछ मिलता रहता है क्या? बहुत लोग तो ऐसे हैं और इनको कहते हैं कि सर पढ़ाई कर रहा हूं। ये पढ़ाई नहीं होती है, ये सपोर्ट स्टडी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिस इज सपोर्ट स्टडी। टोटल अभी आपको अभी के दौरान यू हैव टू रीड 12 आवर्स। 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे में मैं सिर्फ 12 घंटे की बात कर रहा हूं, 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 12 घंटे में आपको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी कितनी करनी है और सपोर्ट स्टडी कितनी करनी है। सपोर्ट स्टडी का मतलब आपको होता है जो भी हमारे वाईटी के क्लासेस हैं, जो भी हमारे पेड क्लासेस हैं, वो होती है सपोर्ट स्टडी। और सेल्फ स्टडी का मतलब आप जो खुद लेकर के बैठते हो, बुक्स लेकर के जो बैठते हैं, आपको करना है। गेटिंग माई पॉइंट? इतना सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर है ना। तो इन दोनों का आप बाइफरकेट करिए कि मुझे यूट्यूब में कितना देखना। कुछ लोग तो यूट्यूब में ही पड़े रहते हैं, कुछ लोग जो यूट्यूब में पड़े, फेवरेट मैम है, जब जब आएंगी बालों को लहराते हुए, तब तब हम भी आ जाएंगे, तब तब हम भी आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। बालों को लहराते हुए बाकी सब लोग काम कर जाएंगे, आप ही लटक जाएंगे। और ये बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग दिन में 10-10 घंटा यूट्यूब पे ही देते हो। अरे यार ठीक है, दिन में आपने 1 घंटा मैथ्स को दे दिया यूट्यूब पे, 1 घंटा रीजनिंग को दे दिया, 1 घंटा इंग्लिश को दे दिया, दैट इज इनफ। 3 घंटा, 3 to 4 आवर्स आपको देने हैं वाईटी पे, 3 to 4 आवर्स, दैट्स इट। कुछ लोग तो पूरा का पूरा एकदम 5 बार मैथ ही पढ़ेंगे, 6 बार जब जब सर आएंगे तब तब रीजनिंग पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश पढ़ते वक्त जो सब्जेक्ट वीक है उसमें लोगों की नानी जो है वो फिर से गुजर जाती है, दोबारा तिबारा 5 बार गुजर जाती है। तो ये गलत है, ये मकाम मत करिएगा, अपना टाइम सेव करिए। अभी जो चीज आपके पास सबसे कम है ना, सबसे कम है, और जिसका आप सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं, जो आप खर्च करते हो, वो है समय। तो इसको बचाइए। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे जा करके, ठीक है। यूट्यूब पे स्टडी नहीं होती, यूट्यूब पे सिर्फ प्रैक्टिस होता है। 1-1 घंटा इज इनफ, इज इनफ। 1 घंटा रीजनिंग की क्लास, 1 घंटा मैथ्स की क्लास, और 1 घंटा इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास आपको कैसे कैसे क्या करना है मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा। इंग्लिश के लिए आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ प्रोमिसेस के साथ, ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ। इस बार की उड़ान 2023 की क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर बैंकिंग इंग्लिश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैंकिंग इंग्लिश मैंने बोला है, ठीक है, इसलिए क्योंकि बैंकिंग इंग्लिश इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एसएससी इंग्लिश। काफी अलग होती है एसएससी की इंग्लिश से, बैंकिंग इंग्लिश बिल्कुल ही अलग होती है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बैंकिंग में नहीं आते, जो कि एसएससी में आते हैं। क्वेश्चन टैग्स हो गया, डायरेक्ट वॉइस और नरेशंस आपके हो गए, है ना, डायरेक्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया, ठीक है। और ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल प्योर एकदम कुछ कुछ रूल्स वगैरह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आता नहीं इसलिए इसको नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर एसएससी इंग्लिश। और एसएससी इंग्लिश के क्वेश्चंस काफी छोटे होते हैं, लेंथ उनका काफी छोटा होता है, उनमें सिर्फ 4 ही सेक्शंस आपके होते हैं, है ना, 4 ही। एक सेंटेंस में जब एरर आता है तो 4 ही होते हैं, ए बी सी, और डी होता है नो एरर।
आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बैंकिंग इंग्लिश में जो एरर्स आते हैं वो कितने लेंदी आते हैं कि उनमें 5 आपके सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी, लास्ट में ई होता है आपका नो एरर, है ना। तो काफी अलग है। तो बैंकिंग इंग्लिश को अगर हम तैयार करना चाहें तो हम किस तरीके से तैयार करेंगे दोस्तों, सीधी सीधी बात है, बैंकिंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन 3 पिलर्स। बैंकिंग इंग्लिश जो है ना वो 3 पिलर के ऊपर आपको डिपेंड करता है। सीधा साधा पूरा का पूरा एक चार्ट मैंने यहां पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। बैंकिंग इंग्लिश पूरा का पूरा ये, दिस इज द कंप्लीट चार्ट दैट यू हैव, ये देखिए, है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट, दिस इज द चार्ट। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। टू डू लिस्ट आपको करना क्या क्या है, ठीक है। बैंकिंग इंग्लिश को अगर आपको बेहतर करनी है तो आपको अपनी वोकैब पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रामर पे वर्क करना पड़ेगा और आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें जब कॉम्प्रिहेंसिवली मिलेंगी तब इंग्लिश में एक बेहतरीन मार्क्स आएगा, चाहे वो आरबीआई के एग्जाम में हो, चाहे वो आईबीपीएस के एग्जाम में हो, चाहे वो एसबीआई पीओ के एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में हो। इन तीनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब जुटेगा ना, जब आप और हम मिल करके इन चीजों के पीछे काम करेंगे, सिर्फ मेरे काम करने से नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आप और हम दोनों को मिल करके ये काम करना है, इसलिए जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है, ताबड़तोड़ तरीके से वोकैब, ग्रामर, रीडिंग, ये तीनों पिलर हैं, इन तीनों पिलर के ऊपर आपको काम करना है। वोकैब कैसे सही करेंगे, यूट्यूब पे सुबह 8 बजे की क्लास मेरी होती है। रीडिंग कैसे सही करेंगे, यूट्यूब पे सुबह 8 बजे की क्लास होती है। तो अगर आपको ये पता चले कि कोई एक क्लास है, सिर्फ 1 घंटा नहीं, 55 या 50 से 55 मिनट्स की क्लास है, जिससे मेरे इंग्लिश के 2 बाकी पिलर्स बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात हर एक बच्चा करना चाहेगा, है ना। तो कल से एक्सपेक्टेशन ही नहीं बल्कि कल से एक प्रॉमिस है कि आप सारे के सारे लोग कल से सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे टू इंप्रूव ऑन योर वोकैब एंड योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है, कहां पे मिलना है, अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे कल सुबह 8 बजे, ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विदाउट फेल, विदाउट घर का काम, सब्जी लेने गए थे, आलू लेने गए थे, ये गए थे, वो गए थे, लूडो खेले थे, इसके साथ खेल लेते, ठीक है सर, रात में गुड नाइट मैसेज 3 बजे आया, नींद मतलब पूरा का पूरा वहीं हो गया, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। वोकैब और रीडिंग अगर आप सीरियस हैं तो सीरियसनेस के साथ आप यहां पे रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। हर रोज सुबह 8 बजे आपकी वोकैब और आपकी रीडिंग की जो पिलर है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक, बचा आपका ये वाला पोर्शन ग्रामर, ठीक है, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए आप यूट्यूब पे मेरे साथ 11 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं अलग अलग चीजें करवा रहा हूं। अभी मैं यूट्यूब पे आपको क्या करवा रहा हूं, डायरेक्ट रूल्स एंड डायरेक्ट प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, रूल्स और क्वेश्चंस की। यहां पे हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम, ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इस यूट्यूब की क्लास को सुबह 11 बजे आकर के एक बार देख सकते हैं कि कल की क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या आप उसको ज्वाइन करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आपको कल सुबह 11 बजे ही पता चल जाएगा। इसलिए आप आइए, 11 बजे की क्लास को अटेंड करिए और उसके बाद फैसला लीजिए कि हाँ सर, क्या मुझे उस जो है वो 1 घंटे की क्लास को मुझे अटेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, आप इन क्लासेस को जो भी है देख सकते हैं, अब ये आपके ऊपर है। तो कल 8 बजे वाली क्लास तो 100% आपको आनी है, क्योंकि सुबह का एडिटोरियल जो है, जो मैं डिस्कस करता हूं, इसमें आपकी रीडिंग और वोकैब दोनों आपकी कंप्लीट होगी। ग्रामर के लिए सुबह 8 बजे का ये सेशन, ठीक है, और उसके बाद आपका रहा ये उड़ान पेड बैच। ओके, ये आपको चीजें करनी है, टू डू लिस्ट। ओके, कल का ये सबको प्रॉमिस करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे आते हैं कि ग्रामर और लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ग्रामर और लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है, एकदम टेंशन मत लो। इनकी क्लासेस कब होगी, इंग्लिश की क्लासेस आपकी उड़ान की, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की क्लासेस एज यू नो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, कितने बजे, 5 PM, ठीक है। और आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि 5 PM मतलब 5 PM, ओके। आप सब लोगों को यहाँ पे आ जाना है। और प्लीज आपके जो इसके पहले जो रीजनिंग की क्लास बाई चांस होती होगी, जिन्हें भी पता है, तो वो प्लीज जरूर जाके कहिएगा कि सर टाइम से छोड़ दें, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं ग्रामर और लैंग्वेज पे। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे, देखो, एरर डिटेक्शन, ठीक है। ग्रामर का मतलब आपका होता है रूल्स, ग्रामर का मतलब ही होता है रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ग्रामर की मीनिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ग्रामर से कितने क्वेश्चन आए, तो सब लोग बोलते हैं, बहुत बार सुना होगा आपने, सर ग्रामर से क्वेश्चन आए। तो भैया ग्रामर से कितने क्वेश्चन आए, क्या मतलब है इसका, ग्रामर से बहुत क्वेश्चन है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। रूल्स एंड कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आए, डायरेक्ट रूल, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स, कितने क्वेश्चन आए, चाहे वो छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे मीन्स का बड़ा से बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रामर क्वेश्चन, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट जो रूल्स पे आते हैं केवल, ठीक,
आपके स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, ये तो बिल्कुल रूल्स पे ही है आपके। मैच द कॉलम्स, इनमें भी आपको रूल्स और मीनिंग दोनों देखा जाता है। और लैंग्वेज का मतलब आपको होता है थीम, अंडरस्टैंडिंग, वोकैब। वो क्वेश्चन जिसमें आपको वोकैब की जरूरत पड़े और जिसमें आपको क्वेश्चन को समझ करके आंसर देने की जरूरत पड़े, उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को, कहीं पे आपने बार इधर उधर भी पढ़ा होगा, तो हम लोग कहा कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्या है लैंग्वेज का मतलब ही होता है भाषा, मतलब ही उसका हो रहा है कि शब्द वहां पे रहेंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको वोकैब की जरूरत पड़ रही है, उसके मीनिंग को समझने की जरूरत पड़ रही है, उस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझ करके आंसर देने की क्वेश्चन जरूरत पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि फिलर्स हैं, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन आपको दे दिया, वर्ड स्वैप आपको दे दिया। कोई कोई तो वर्ड स्वैप जो चार आपको रहता है ना, वर्ड हाईलाइटेड होते हैं, उनकी तो पहले मीनिंग समझनी पड़ती है सेंटेंस में, और उसके बाद मीनिंग के अकॉर्डिंगली उनको तय करना पड़ता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, ये सब कुछ आपका क्या है, पूरा का पूरा समझ का खेल है। आरसी, वर्ड यूसेज, ये पूरा का पूरा। तो ग्रामर और लैंग्वेज से आपके अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जितने क्वेश्चंस मैंने बताए सबके अलग अलग टाइप है। एरर डिटेक्शन काफी अलग टाइप से आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस काफी अलग टाइप से आते हैं। एरर डिटेक्शन आपको छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा आता है, सिंगल एरर डिटेक्शन आपको आता है, मल्टीपल एरर करेक्शन आपको आते हैं, सेंटेंस करेक्शन आपको आते हैं, वर्ड यूसेज आपको आते हैं। ठीक है, पिछली बार एसबीआई क्लर्क में पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, जैसे बाई चांस मान लो मैंने बोला सप्लाई, तो वर्ड यूसेज के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो सप्लाई से 3 सेंटेंसेस आपके रहते हैं या 4 सेंटेंसेस रहते हैं, और बोला जाता है कि बताओ सप्लाई चारों में यूज किया गया है। आपको ये बताना है कि ग्रामेटिकली किस सेंटेंस में सप्लाई का जो यूज है वो किस सेंटेंस में गलत है या सही है। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज है। अब एक वर्ड फिक्स नहीं किया, चारों सेंटेंस में कोई एक वर्ड जो है वो मतलब अलग अलग वर्ड, चारों सेंटेंस का कोई एक अलग अलग वर्ड जो है चारों में हाईलाइटेड है। पूछा गया कि बताओ उस हाईलाइटेड वर्ड का यूज सही है या गलत है। तो अलग अलग मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा आपसे, कहने को तो वर्ड यूसेज है लेकिन लिमिटेड है। आपने सीमा में आप बांध पाए क्या उसे, लिमिटेड आप उसे जो टॉपिक में आप उसे बांध पाए, नहीं बांध पाए, क्योंकि लैंग्वेज है, भाषा है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, मोडाल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेंटेंस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, टाइम एंड टेंस आपका हो गया, मोडाल्स इन जनरल इन्फिनेटिव के साथ आपका कंडीशनल्स, ये सारी की सारी चीजें हम आपको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये वाला चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन मतलब वो वर्ड्स होते हैं जिनसे आपकी कुछ इमोशंस वगैरह शो होते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ठीक है, ओ नो, वी लॉस्ट इट। ठीक है, हुर्रा, हर फादर इज डेड। खुशी हो गए, उसके पापा जी गुजर गए। मतलब सब एक मतलब मूड लाइट करने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज तो दुखद तो न्यूज है, लेकिन वो था ना, अरे चलो जो मना कर रहे थे रिश्ते के लिए वही गुजर गए, है ना। समझ में आ रही मेरी बात, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। तो ये आपके अलग अलग इमोशंस, इससे कुछ नहीं आता। अब कभी एग्जाम में ऐसा आएगा कि हुर्रा, हर फादर इज डेड, इसको एरर बताओ, आप बोले नहीं सर हुर्रा नहीं होगा, होगा ओ नो, एलास, दुख प्रकट कर रहे हैं। ये कभी होता है तो नहीं। तो इन सारे इंटरजेक्शन से क्वेश्चंस आपके नहीं आते, इसलिए ये हम लोग नहीं करेंगे। अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया, डन। ठीक, हम लोग आज यहां पे करने क्या वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग यहां पे, जैसे कि आप लोगों ने स्टडी प्लान में देखा होगा, हम लोग आज यहां पे स्टार्ट जो करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर टर्मिनोलॉजी से करेंगे। हम लोग किसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ग्रामर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। सर ये क्या है, ऐसे कुछ वर्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप अक्सर सुनते हो। ठीक है, आप जब जब रूल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको अक्सर ये वाली चीज जो है वो सुनने में आएंगी। ठीक, क्या क्या आएंगे आपको सुनने में। सबसे पहले आपको ये वर्ड आएगा सुनने में,
सबसे पहले आपको कौन सा वर्ड आएगा? सेंटेंस आएगा सुनने में। इस सेंटेंस में ये है, इस सेंटेंस में वो है, ठीक है, इस सेंटेंस का ये करिए, वो करिए। उसके बाद अलग अलग और भी वर्ड्स आते हैं। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत बार सुनने को मिलता है बी वर्ब्स, ठीक है, बी वर्ब्स ऐसा आप काफी बार सुनेंगे, बी वर्ब्स यहाँ पे ऐसा होता है, या फिर और भी बहुत बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये होगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के जो आपके कुछ वर्ड्स हैं वो अक्सर आप अपने जब इंग्लिश पढ़ते वक्त आप गो थ्रू करते रहते हैं, आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर टर्म से, जो अक्सर आप यहां पे आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेंटेंस से, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंटेंस? आपको यहां पे क्या लग रहा है, ठीक है, कि सेंटेंस की मीनिंग क्या हो रही है? अपना एक बार फटाफट से अपने जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, कि सेंटेंस की मीनिंग आपको क्या लग रही है, क्या होता होगा, फटाफट से दोस्तों। एक बार फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से आप सब लोगों को बोलना है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। सर, कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस होता जो है वो होता है अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच हैज अ डेफिनेट मीनिंग, ठीक है। जो आपने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ डेफिनेट मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड लैंग्वेज। पूरा बोलिएगा, जैसे मैंने बोला, आपने क्या बोला सर? ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मैंने लिखा मार्केट, आई गोइंग, एम। ये चारों मीनिंगफुल वर्ड्स है ना, मार्केट बाजार, आई मैं, गोइंग जा रहा, एम हूं। चारों मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, बट इज दिस अ सेंटेंस? क्या ये एक सेंटेंस हुआ? ये एक सेंटेंस नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक सेंटेंस नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मीनिंगफुल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो है, बट इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। समझ में आ रही बात? तो आप इसे सेंटेंस कभी बोल ही नहीं सकते। इसलिए आपने जो बोला अभी कि सर ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। बहुत बार आपको मिलेगा, सर हम तो किताब में यही पढ़े थे। बहुत बार आपको यहां पे मिलेगा कि जो आपने किताब में पढ़ा आपको लगेगा कि सर आज तो एकदम अलग ही पढ़ रहे हैं, है ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक। सो मार्केट आई गोइंग एम, ये गलत है, ठीक है। अरे यार, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा? वो आपका होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ डेफिनेट मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड लैंग्वेज, उसे हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, क्लियर हो गया? ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज अ डेफिनेट मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड लैंग्वेज इज नोन एज अ सेंटेंस। ये आपका हो गया सेंटेंस। अब आप मुझे बता सकते हो दुनिया का शॉर्टेस्ट सेंटेंस कौन सा है? फटाफट से एक बार मुझे बताइए, विच इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस ऑफ दुनिया? दुनिया का शॉर्टेस्ट सेंटेंस कौन सा है? देखो, मैं कमेंट ऑन कर देता हूं। सब लोग यहां पे बोल रहे हो गो 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 गो, कोई कह रहा है लेट्स गो, कोई कह रहा है ठीक है, ओके। तो अगर दो लेटर के ही वर्ड को अगर आपको सेंटेंस करना हो तो डू भी बोल सकते हो, डू, है ना, डू, करो, है ना, आप इसे ही बोल सकते हो। अगर आपको दो लेटर के सबसे शॉर्टेस्ट आपको बोलना है तो या तो डू होगा या तो गो होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ग्रामर कहता है कि ये गलत है। ग्रामर कहता है कि ये गलत है। क्यों कैसा कहता है? इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जब लिखना हो तो इट टेक्स अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट अ वर्ब। इट टेक्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ध्यान रखिएगा, ग्रामर अगर है तो ये कहता है कि आप केवल डू या केवल गो जो है, आप ग्रामर के तरीके से आप इसे नहीं बोल सकते। ग्रामर कहता है कि ये भाई ये नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपने आपने इसे सेंटेंस कहा है तो सेंटेंस के लिए वहां पे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एटलीस्ट एक वर्ब की आपको जरूरत पड़ेगी।
बिना सब्जेक्ट के कभी भी आप सेंटेंस नहीं लिख सकते, बिना वर्ब के आप कभी भी सेंटेंस नहीं लिख सकते। चाहे आप बहुत सारे वर्ड्स लिख ले, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे आपने लिया, किसी का भी एक नाम ले लूं, यहाँ पे पूजा केसरी है, पूजा पूजा बहुत सुंदर है ना, पूजा वेरी ब्यूटीफुल, ये कभी सेंटेंस हो नहीं सकता। पूजा बहुत बढ़िया यार, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे पूजा क्या जवाब, लाजवाब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे दूसरों का भी नाम ले लेता हूं, यहाँ पे कौन है, अमर शुक्ला, अमर शुक्ला मुझे याद आ रहा है कुछ, चलो ठीक है, ठीक है, अमर शुक्ला। आई होप कि इस बार सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बदतमीजी बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लीज नहीं यार, मस्ती से पढ़ते हैं, लेकिन वो दायरा थोड़ा सा आप लोग जरूर रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने अरे अमर बढ़िया यार, जबरदस्त, क्या ये सेंटेंस हुआ? ये सेंटेंस नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज नॉट अ सेंटेंस, बिकॉज सेंटेंस बनाने के लिए एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोलता हूं गो, तो ये तो पता चल गया कि ये वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहां गया, इसका सब्जेक्ट गया कहां, ठीक है। तो कुछ ग्रामेरियन जो है वो ये कहते हैं कि इसका सब्जेक्ट लेटेंट होता है, इसका सब्जेक्ट लेटेंट होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ होता है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट छुपा होता है? तो इन सारे, जब भी कोई सेंटेंस हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस बना के बोल देते हैं, डू, गो, स्लीप, रीड, स्टडी, ईट, ठीक है, कम, ये जब भी हम बोलते हैं तो उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ होता है, यू। कौन सा सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है? यू, ठीक है। और जब भी कोई सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को ही हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू होता है, कम हियर, गो देयर, डू इट, रीड फास्ट, ठीक है, ईट क्विकली, कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू होता है तो हम उसे इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी बार आएगा इंपरेटिव सेंटेंसेस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से काफी बार आएगा, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा बार आपको रिपीट होंगे, जिनमें आपको भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला वर्ड आपका आ गया, वो है सब्जेक्ट। काफी बार सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, बिना सब्जेक्ट का तो आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाओगे यार, बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का, क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ती है सेंटेंस लिखने के लिए, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक बार आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ यही लिखिएगा, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, सिर्फ यही आपको लिखना है, सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सब्जेक्ट, फटाफट से, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरे का देख करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो मैक्सिमम लोग क्या लिख रहे हैं, डूअर 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 डूअर, सब लोग लिख रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, देख के नहीं लिखना है। स्टार्टिंग अ सेंटेंस फर्स्ट पर्सन होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बोल रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर सब्जेक्ट जो है वो होता क्या है। सुनो ध्यान से, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि सेंटेंस में जिसकी बात की जाए, सेंटेंस में जिस चीज की बात की जाए, जिस चीज की बात की जाए उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ये कॉमन डेफिनेशन है जो बोलते हैं कि जिसके बारे में कुछ बात किया जाए, जिसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो मैंने लिखा द स्नेक इज किल्ड बाय मी, अरे यार, द स्नेक इज किल्ड बाय मी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बात करें, वो स्नेक बहुत जहरीला होता है, काफी मीठा होता है, और उस स्नेक को जो है राम ने मार डाला। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, स्नेक की कर रहे हैं ना। तो क्या स्नेक यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ? जिनको थोड़ा सा जानकारी होगा वो सब बोल देंगे कि सर स्नेक यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द स्नेक इज किल्ड बाय मी, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि स्नेक यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपका किस कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, और बाय के बाद ही हमारा सब्जेक्ट यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो फिर स्नेक सब्जेक्ट होगा, स्नेक सब्जेक्ट नहीं होगा। ये कंफ्यूजन किस लिए? ये कंफ्यूजन इसी डेफिनेशन की वजह से है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग डेफिनेशन, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। सब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट आप याद रखिएगा, डूअर ऑफ एनी एक्शन, डूअर ऑफ एनी एक्शन, समझ में आ रही है बात, डूअर ऑफ एनी एक्शन, ठीक। किसी भी काम को, किसी भी काम को, कोई भी सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन होगा, ठीक है, सेंटेंस में कोई ना कोई काम जरूर हो रहा होगा, ठीक। तो उस काम को करने वाले व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, बस बात खत्म, डूअर ऑफ एनी एक्शन। तो अगर कोई पूछता है सब्जेक्ट होता क्या है, तो साफ साफ ही बोलेगा डूअर ऑफ एनी एक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, मैंने बोला, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं,
ठीक है, अब मैंने बोला आई किल्ड द स्नेक, ठीक है, तो यहां पे काम कौन सा हो रहा है, किलिंग का काम कर कौन रहा है, आई, तो आई हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। डन, क्लियर, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काम, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा हो, ठीक है। तो यहां पे डूअर ऑफ एनी एक्शन वाला जो आपका सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा और आपको फाइन ट्यूनिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, कोई काम हो रहा है यहां पे, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटेंस तो है, और अगर सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एटलीस्ट जरूर होगा और एटलीस्ट एक वर्ब जरूर होगा। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कभी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। और जो सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट के बनते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें यू जो सब्जेक्ट है वो लेटेंट होता है, छिपा हुआ होता है। जानकारी मिल गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अगर आप यहां पे बोलोगे कि सर डूअर ऑफ एनी एक्शन, तो यहां पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, आई एम अ स्टूडेंट, कोई काम हो रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूं, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसलिए सब्जेक्ट का डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा फाइन ट्यून और आपको करना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा आज के बाद, इसको थोड़ा सा, ये सही है, ये सही है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक टिक ही लगाऊंगा मैं, ठीक है, एक टिक ही लगाऊंगा। दो टिक लगाने वाला कहां पे सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट बोलना, डूइंग, डूअर और बीइंग, ठीक है। मतलब वन डूइंग समथिंग या वन बीइंग समथिंग, समझ में आ रही है मेरी बात। सब्जेक्ट को डबल टिक कैसे लगाएंगे, वन यहां पे आ गया डूइंग समथिंग और दूसरा बीइंग समथिंग। कोई भी जो कुछ या तो कर रहा है या तो कुछ है, या तो कुछ कर रहा है या तो कुछ है, वन बीइंग समथिंग, कोई एक चीज है वो, है ना, कोई पोस्ट है, कोई मतलब कुछ भी एक है, सो वन बीइंग समथिंग। तो याद रखिएगा आज के बाद सब्जेक्ट जब भी कोई पूछे तो डायरेक्ट ऐसा बोलना, सब्जेक्ट इज वन डूइंग समथिंग और बीइंग समथिंग। बस पूरी की पूरी अंग्रेजी, पूरी की पूरी एंटायर अंग्रेजी इसमें आपको समा जाएगी, वन डूइंग समथिंग या बीइंग समथिंग। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। वन डूइंग समथिंग, वन बीइंग समथिंग। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, एक आदमी, ठीक है, मतलब कोई भी जो कोई किसी काम को कर रहा हो या फिर कोई एक चीज हो, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारे नाउन हो सकते हैं। राम बाबू इज अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, राम बाबू इज अ वेरी गुड पर्सन, हो गया। आई किल्ड द स्नेक, आई आपका क्या है, नाउन तो है नहीं, आई आपका प्रोनाउन है। और बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ जो चीजों के बारे में बता रहा हूं जिनके बारे में आपका कंफ्यूजन बहुत रहता है ना। सो नाउन आपका हो सकता है, सब्जेक्ट आपका और क्या बन गया, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन बन गया, आई किल्ड द स्नेक, ठीक है। तैरना जो है ना बहुत अच्छी बात होती है यार, तैरना बहुत ही बढ़िया बात है, तैरना, ठीक है, तैरना बहुत अच्छी बात है। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसका मतलब स्विमिंग आपने क्या किया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, स्विम मतलब तैरना, स्विमिंग उसी में आईएनजी लगा दिया, इसका मतलब वर्ब का आईएनजी भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है, बन सकता है ना। गलती करना जो है ना वो इंसान की आदत है यार, गलती करना इंसान की आदत है। तो गलती करना की इंग्लिश आपकी क्या होती है, गलती करना की इंग्लिश आपकी होती है टू प्लस वर्ब का आईएनजी, टू अर, टू अर, ई डबल आर, इसका मतलब होता है गलती करना। तो गलती करना इंसान की आदत है, टू एर इज ह्यूमन। ये जो एक सेंटेंस, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का, टू एर इज ह्यूमन, इसका मतलब गलती करना आदमी का चरित्र है, उसका स्वभाव है। तो यहाँ टू एर जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट, इतना इंग्लिश में झोलझाल क्यों हुआ, सिर्फ एक नाउन ही अगर एक सब्जेक्ट बनता ना तो इतना अंग्रेजी का होता ही नहीं कुछ, इतना दिमाग खराब करता ही नहीं, उड़ान की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों जरूरत पड़ी उड़ान की, इसलिए क्योंकि नाउन भी सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की काम करता है, वर्ब का आईएनजी भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, टू प्लस वी भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। समझ मेरी बात आ रही है, क्लियर हो रहा है, ये सारा का सारा चीज। और जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोग नाउन या प्रोनाउन को ही देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में किसको हम लोग देखते हैं, नाउन्स को। घर का मुखिया कौन, पापा, सबसे पहले। कभी बोलोगे घर का मुखिया कौन, घर का मझला बेटा, कभी बोलता है कोई तुम्हारे घर में मुखिया कौन, हम बोलते सर मेरा सबसे छोटा भाई, वही घर का मुखिया, कभी बोलोगे नहीं, पापा।
बिल्कुल एकदम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जैसे होती है, माना गया ये, वैसे यहां भी है भाई। सब्जेक्ट कौन डोमिनेट करेगा? नाउन, सीधी बात है। नाउन पापा नहीं है तो उनके बाद प्रोनाउन आएंगे मम्मी जी। उसके बाद क्या आएगा? प्रोनाउन आएंगे मम्मी जी, कि वो तो है नहीं, तो मम्मी जो है वो अभी हैं, पापा गए हुए, एक वीक बाद आएंगे, काम से गए हुए हैं, तो बताइए क्या है, तो मम्मी सारा का सारा डिसीजन लेंगे। तो मम्मी और पापा घर के मुखिया, नाउन या फिर प्रोनाउन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक है, सब लोग थोड़े से 4-5 साल हुए, मम्मी पापा थोड़े से बाहर गए, ठीक है, कभी कभी बाहर चले गए घूमने उमने, तो फिर घर का पूरी जिम्मेदारी जो है वो संभालनी पड़ी किसको? बड़े बेटे को। लेकिन जैसे ही परिवार परिवार नाम की चीज उत्पन्न हुई, तो अगर पूछा गया कि घर परिवार का मुखिया कौन, तो बोलेगा बड़ा बेटा, नहीं बोलेगा। वैसे ही सब्जेक्ट रूप में क्या इस्तेमाल होता है? जनरली जनरली नाउन इस्तेमाल होता है, उसके एब्सेंस में प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। हर वक्त जरूरी नहीं कि मम्मी पापा घर में रहे तो कौन काम करेगा? बड़ा बेटा। तो नाउन और प्रोनाउन, उनके एब्सेंस में वर्ब का आईएनजी भी काम कर सकता है, या 2+V1 भी काम कर सकता है। समझे समझे समझे? ठीक है। अभी जैसे ये कौन है, बोलिए सर कितना मेरा क्लास मिस हुआ। तो अब ये क्लास आपका चाहे कितना किसी भी वजह से मिस हो, यार प्लीज मुझे मत बोलना सर, रिपीट कर दीजिए। क्योंकि इस क्लास को मिस करने का जो मैं सबसे पहला रीजन जानता हूं वो ये होगा कि अगर इसके पहले कोई क्लास होगी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और ये मैं बता देता हूं, ये बहुत ही गलत गंदी आदत हो गई है सब लोगों की, बहुत ही गंदी। तो अपने राइट जिन जो भी, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, जो मैंने पहले ही बोला, रिकॉर्डेड वीडियो को फिर से सुनना। मैं, मेरी क्या मांग थी, डिमांड थी इस क्लास से पहले, कि प्लीज चाहे कुछ भी हो, 5 से 6 का समय इस पूरे धरती पे रुक जाना चाहिए। सिर्फ 5 से 6 का समय, 6 के आगे बढ़ सकता है क्योंकि इसके बाद कोई क्लास नहीं है, और इसीलिए मैंने 5 से 6 का समय लिया है। जिनका पहले है, ठीक है, जो भी है, अगर कोई ग्रुप बैच में है तो प्लीज 5 से 6 आपको यहाँ आना है। मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है, मैं रिपीट नहीं करूंगा इस वजह से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया, बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया रहा। एक और प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है एक और टॉपिक पे, और वो है आपका ऑब्जेक्ट, राइट? होता है ना? ठीक है, एक और आपका टॉपिक होता है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। बहुत बहुत दिमाग खराब होता है, सर ऑब्जेक्ट में ऐसा ही है, सर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अरे बाप रे, पूरी हालत खराब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से लहरा दो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सोमेश राठी जी कह रहे हैं टेलीग्राम में मेरे कि सर क्लास ज्वाइन करनी है आज। हम बांध के रखे, मना किए हम, है? सारे के सारे लोग जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं भाई, एकदम नहीं। और हाँ, एक बात तो मैं भूलना ही भूल गया, कि अगर आप यहाँ पे बैंक फाउंडेशन प्रो के बच्चे हैं, ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए आपके पास बुक्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है, फिजिकल बुक्स आपको मिल जाएंगी, किताबें। काफी अच्छा कनेक्शन होता है बुक्स, आप जितना भी बोलो ऑनलाइन रीडिंग, बट फिजिकल किताबें अगर रहती हैं तो एक अच्छा कनेक्शन बैठता है। ठीक। जिनका केवल उड़ान है, मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने केवल उड़ान बैच ज्वाइन किया हुआ है, उनके पास ये बुक्स नहीं होगी। तो आई सजेस्ट कि आप सब लोगों के पास बुक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है, बुक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एस इंग्लिश की बुक ये जरूर ले लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस के लिए, बाइफर्केटेड है इसमें, अच्छी तरीके से चीजें दी हुई है, तो एक बार एस इंग्लिश की बुक सारे के सारे लोग जरूर ले लेना, ठीक है, एस इंग्लिश की बुक, ताकि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो, ठीक है। और जितने भी बैंक फाउंडेशन प्रो वाले हैं उनके पास बुक्स ऑलरेडी उसमें मिल ही जाएगी, ठीक है। और उड़ान वाले जितने हैं उनको मैं यही कहूंगा कि एस इंग्लिश की बुक दूसरे दिन क्लास में अगर हो सके तो कोशिश करिएगा आपके पास हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट सब लोगों ने बोल दिया, अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। बचपन में सर, बचपन से पढ़ते हुए हम आए कि सर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका इफेक्ट जिस पे पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट? इफेक्ट ऑफ वर्ब, देखो सब लोग लिख रहे हो, रिसीवर ऑफ वर्ब, इफेक्ट ऑफ वर्ब, सब यही लिख रहे हो, बिल्कुल सही है, आपकी गलती ही नहीं है, मैंने कहा आपकी गलती है। हम लोग पढ़ते ही है यार, मैंने भी वही पढ़ा है यार, हमने भी बिल्कुल वही पढ़ा है कि सब्जेक्ट के करनी का फल जिसे जिसमें मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की करनी का फल। एक बात बताओ
I am tired because of walking. ठीक है, ये आपका पहला नंबर सेंटेंस हो गया। दूसरा नंबर, she looks dirty for her hair. ठीक है। तीसरा, I sleep on soft bed. ठीक है। चौथा, ठीक है, चौथा, he we eat together to discuss things. We eat together to discuss. ठीक है। चार सब्जेक्ट एक है, पांचों भी मैं आपको बता देता हूं एक और, आई वॉक ऑन रोड। पांचों सेंटेंस में फटाफट से ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, कहां कहां पे ऑब्जेक्ट, फटाफट से। प्रशांत कुमार, हाँ, जिन लोगों ने पहले बैचेस किए होंगे उन्हें तो पता होगा। ठीक है, फटाफट से बताओ, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। फाइन सर, वॉकिंग, कोई कह रहा है टायर्ड। सेकंड वाले सेंटेंस में हेयर, कोई कह रहा है डर्टी, कोई कह रहा है सर बेड है ऑब्जेक्ट, उसमें कोई कह रहा है सर डिस्कस ऑब्जेक्ट है, कोई कह रहा है रोड ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों से ये उम्मीद, यही उम्मीद ही थी मुझे कि आप लोग यही आंसर ही दोगे, है ना। लेकिन उम्मीद मैं भी ये करता हूं कि आज के बाद सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आज के बाद जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं। चलो आप लोगों ने कहा कि सब्जेक्ट की करने का फल जिस पे मिलता है, सब्जेक्ट की करने का फल जिस पे मिलता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका इंपैक्ट जिस पे पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सो आई एम टायर्ड बिकॉज ऑफ वॉकिंग, वॉक कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी टायर्ड हो गए। ठीक है, कौन टायर्ड हो गया? आई। तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से या तो टायर्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए या तो आई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग का जो इंपैक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा? आई पे पड़ा ना। तो आपके हिसाब से आई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन क्या आई ऑब्जेक्ट होगा? आई क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना, वन हु डज समथिंग और वन वन डूइंग समथिंग और बीइंग समथिंग। तो यहां पे बीइंग समथिंग है ना, एम टायर्ड है, थका हुआ हूं, तो बीइंग टायर्ड वाला है, तो इसका मतलब आई क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। आई तो ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन आपके डेफिनेशन के हिसाब से आई क्या लग रहा था? ऑब्जेक्ट लग रहा था। ठीक। दूसरा, शी लुक्स डर्टी फॉर हर हेयर, उसके बालों की वजह से वो काफी गंदी दिख रही है। तो बाल गंदे हैं, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? वह गंदी दिख रही है, तो डर्टी में भी हो सकता है, वो डर्टी दिख रही है, तो इफेक्ट तो ये है ना कि वो डर्टी दिख रही है, तो डर्टी आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। बट डर्टी तो नाउन है यार, डर्टी का मतलब आप, सॉरी, डर्टी तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गंदा। डर्टी तो एडजेक्टिव है, ये कैसे हो गया? सब्जेक्ट कैसे बन गया? कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट से चार ही चीजें बन सकती, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है आपको? ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट भी आपको क्या बनेगा? नाउन प्रोनाउन में से ही ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये भी गलत हो गया। आई स्लीप ऑन सॉफ्ट बेड, ठीक है, मैं स्लीप, काम यही हो रहा है ना, ठीक है, काम यही हो रहा है, स्लीप। तो स्लीप का असर किस पे पड़ रहा है? बेड पे पड़ रहा है, तो बेड आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या है? शी लुक्स डर्टी, वो दिख रही है, तो काम कौन सा हो रहा है? दिखने का काम हो रहा है, तो डर्टी आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट है ये नहीं। वी ईट टुगेदर टू डिस्कस, यहाँ पे ईट, खाने का काम हो रहा है, ईट। ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? किस पे पड़ रहा है? वी ईट टुगेदर, साथ में खा रहे हैं, डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉक ऑन रोड, वॉक कर रहा हूं, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? रोड पे पड़ रहा है, रोड पे ही चल रहा हूं, तो रोड आपके सामने क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपका डेफिनेशन ही गलत है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आपका डेफिनेशन ही गलत है। क्या करेंगे आप? हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एक्शन।
ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एक्शन। बिना एक्शन का कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिना एक्शन का कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्शन का ही रिएक्शन एक तरीके से होता है ऑब्जेक्ट, एक्शन का ही रिएक्शन होता है एक तरीके से ऑब्जेक्ट। लेकिन ये डेफिनेशन की जिस चीज पे उसका असर पड़े वही होगा ऑब्जेक्ट, ये गलत है। ये आप गलत नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंग्लिश में भाषा में कभी आप कुछ गलत बोल ही नहीं सकते कि सर ये गलत है, ये गलत है। ये जैसे पेन, पेन बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सब लोग सर नाउन 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 नाउन, लेकिन पेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है लिखना, है ना? बताओ डॉक्टर, डॉक्टर आपका क्या है सर? नाउन नाउन नाउन, लेकिन डॉक्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है डॉक्टर्ड, छेड़छाड़ करना। क्या मीनिंग, पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर का मीनिंग दूसरा होता है छेड़छाड़ करना, डॉक्टर्ड द एविडेंस। हस्बैंड, है ना? हस्बैंड सर क्या है सर? ये हस्बैंड नाउन है, लेकिन हस्बैंड भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका मतलब होता है मैनेज करना। इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स है, समझ में आ रही? इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन से रिलेटेड तो है। अब कैसे करना है, याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है तो आप एक्शंस के जो वर्ड होगा, जो भी काम हो रहा होगा, उसके साथ व्हाट या whom से आप क्वेश्चन करेंगे। जब भी कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का आप ये जरूर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू एनी एक्शन। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट a noun or pronoun on whom a reaction is made out of any action। लेकिन आप इसको डेफिनेशन में बांध नहीं सकते, इसको ग्रामर में ही आप बांध सकते हैं। ग्रामर के अकॉर्डिंगली आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर मैं जो वर्ब होता है उस सेंटेंस का, जो एक्शन वाला वर्ब होता है, काम जहां पे हो रहा होता है, उसके साथ अगर आप व्हाट या whom से क्वेश्चन करें तो जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज ऑब्जेक्ट। आई किल्ड अ स्नेक, किल्ड है ना एक्शन वर्ब, किससे पूछो? व्हाट या whom से पूछो, तो किल्ड व्हाट? अ स्नेक, तो स्नेक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बोला था आई वॉक ऑन रोड, ठीक है, वॉक आ गया ना, सो वॉक व्हाट, कुछ आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है। वॉक whom, आज आंसर आ रहा है? नहीं आंसर आ रहा है, तो इसमें रोड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस और बोला, आई वॉक विद यू, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, हाथों में तेरा हाथ हो, ठीक है, सारी जन्नतें हमारे साथ हो। आई वॉक विद यू, मान लो हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो हम ये बोल रहे हैं, तो यहां पे भी वॉक है। अब यहां पे मैंने बोला वॉक व्हाट, आंसर नहीं मिला। वॉक हुम, वॉक हुम, अब आप बोलोगे सर यहां तो आंसर मिल रहा है वॉक विद हुम, तो आपने बोला यू, तो यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यू को ऑब्जेक्ट पाने के लिए आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ रहा है? वॉक हुम से नहीं, विद हुम से क्वेश्चन आपको करना पड़ रहा है, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन विद हुम से तो क्वेश्चन नहीं करना है, डायरेक्ट वर्ब के बाद आप व्हाट लगाइए, डायरेक्ट वर्ब के बाद आप हुम लगाइए, जो आंसर मिलेगा दैट इज द ऑब्जेक्ट। यहां पे मिलेगा वॉक हुम, ऑब्जेक्ट मिलेगा, यू नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। समझ मेरी बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? डन, डनाडन डन। एक ग्रामर का ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, सेशन समाप्त करते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सेशन समाप्त करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद एक बढ़िया सा ट्रिक आपको बता रहा हूं, अगर ये ट्रिक बढ़िया लगी, ठीक है, तो आज जाकर आज आप सारे लोग यहाँ पे, ठीक है, अपने दोस्तों को ये उड़ान बैच जरूर शेयर करिएगा और बोलिएगा कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको आ जाएगी, एक बार जरूर जाके बोलिएगा कि आज की क्लास एक बार देखने के लिए किस तरीके से चीजें शुरुआत हुई है। बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना? एटलीस्ट यू गो, बिकॉज मैं खुद जानता हूं कि जो रीजनल मीडियम के हैं, स्पेशली बंगाल जहां मैं काफी ज्यादा रहा हूँ, उड़ीसा, है ना, आपका मराठी, जो महाराष्ट्र स्पेशली, वहां से मेरे ज्यादा बच्चों से बात होती है, बिहार, काफी ज्यादा यहाँ के जो यूपी के बच्चे हैं वो कितने इंग्लिश वीक मुझे पता है, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आपका एक शेयर इस बैच का काफी लोगों की जिंदगी को बना सकता है दोस्तों, काफी लोगों की करियर को बना सकता है, उनके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवा सकता है ना? तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ये ध्यान रहेगा, ये बात, ये ध्यान ध्यान रहे यार, ये बात, है ना? कोई ऐसे ही जाकर के मत सो जाना, ओके? ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई, सॉरी, कोई भी वर्ब है, मेन वर्ब, ध्यान रखना, मेन वर्ब का मतलब आपको क्या होता है? एक्शन वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ब, ठीक है, तो एक्शन वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट कोई नाउन लिखा हुआ है, कोई भी काम वाला वर्ड हो रहा है, एक्शन वर्ड है, अगर एक्शन वर्ड के बाद डायरेक्ट कोई नाउन लिखा हुआ रहता है ना, तो वो नाउन को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। कहीं भी कोई काम वाला वर्ड है, ठीक है, कोई भी एक्शन वाला वर्ड है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब आपका आ गया, मेन वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी नहीं, ठीक है, ऑक्सिलरी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो आई हैव अ पेन, ध्यान रखना,
आई हैव अ पेन। अब हैव से आप क्या करोगे, हैव व्हाट, तो आंसर मिल रहा है आप पेन, लेकिन अब पेन आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एक्शन वाला वर्ब, ऑब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सिलियरी वाला वर्ब। इसलिए मैंने पहले बोला कि ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू एक्शन, है ना। तो आई हैव अ पेन, यहां पेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर रखना। तो मेन वर्ब के बाद जैसे सब्जेक्ट मेन वर्ब, अब अगर इसके बाद कोई नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया कुछ भी, तो इसको आप लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। 100% ये ऑब्जेक्ट होगा। एक बेसिक फाउंडेशन अगर नॉलेज में आपको बताऊं, बेसिक ट्रिक अगर बताऊं। लेकिन अगर इस मेन वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया, आपने देखा यही दो हो सकता है, या तो वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, या तो मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आएगा और उसके बाद आपका नाउन आएगा। जैसे देखो, आई वॉक प्रिपोजिशन आ गया ना, विद यू, आई वॉक प्रिपोजिशन आ गया ना, ऑन रोड, वी ईट टुगेदर आ गया ना प्रिपोजिशन। तो या तो मेन वर्ब फिर उसके बाद डायरेक्ट नाउन, तो आप उसको ऑब्जेक्ट बोल देना। लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद कोई प्रिपोजिशन और प्रिपोजिशन के बाद कोई नाउन आया है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। उसको क्या बोलते हैं, पूरक। भाई मैंने बोला आई वॉक ऑन रोड, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉक हमारा वर्ब हो गया। अब ऑन रोड या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ग्रामर के लैंग्वेज में या तो इस पूरे चीज को आप क्या नाम दोगे, जैसे आई सब्जेक्ट है, कोई ने बोला आई सब्जेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, वॉक हमारा वर्ब हो गया। अब ऑन रोड क्या बोलोगे, इस सेंटेंस में क्या क्या है बताओ। सर इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑन रोड है, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। अब या तो ऑब्जेक्ट है या तो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आया, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। शुभम खतरा जी सब आगे आगे पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन क्या होता है वो आगे आगे हम पढ़ेंगे सब। ये जैसे एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। कैसा लगा बताओ, कैसा लगा, फटाफट से एक बार, ठीक है। और जब भी कमेंट आप देना तो वो वाला कमेंट मत दीजिएगा सर अच्छा लगा, ये कमेंट बेकार है, ये सब मत देना कमेंट, ये सब, ठीक है। बढ़िया, इसी तरीके से चीजें चलेंगी यहाँ पे मस्त एकदम। और आपको अगर सही लगा हो तो आप जरूर बोलिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है इंग्लिश, और आप में से तो आप लोग इतने समझदार हैं ही कि किसी के अगर 5 मिनट अगर फर्स्ट क्लास में आपको समझ में आते कि इन क्लासेस में आपको मिलने क्या वाला है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, आई होप एवरीथिंग वेंट गुड हियर, एवरीथिंग वेंट वेल हियर, ठीक है। सब कुछ अच्छा चला यहाँ पे, एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। इसी तरीके से एकदम चलेंगे। और जिनके पास बुक्स नहीं है, एस की इंग्लिश अड्डा 24/7 से आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया, उम्मीदें काफी ज्यादा हैं आपको भी इस बैच से, और हमें भी आपसे उम्मीदें हैं। किस तरीके में, एक बार रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा। अटेंडेंस और आपकी सीरियसनेस को लेकर के काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वो चीज प्लीज बने रहें और अंत तक बने रहिएगा इस बैच में, ठीक है। सिर्फ इसी से 90% कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आखिरी वार हो, आखिरी वार हो, प्रचंड प्रहार हो, और इस बार के युद्ध में इस पार हो या उस पार हो, ठीक है। संतोष कुमार मेरा नाम है, और इस सेशन को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।